नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 को सत्ता में आए हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान उनके काम का रिपोर्ट कार्ड चर्चाओं में है। साथ ही योगी सरकार का दावा कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। सरकार का दावा कि मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 महीने में उन्हें एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है और फोकस उसी पर रखा है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, या फिर $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। इन 6 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी करते रहे हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था और वो स्वाभाविक रूप से निकला था। वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके थे और तब लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और वह उन्होंने हर एक स्तर पर करके दिखाया। अभी आपने हाल में एक समाचार सुना होगा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। उज्ज्वला योजना में 8.5 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, धुआं से निजात मिला। 4.5 करोड़ परिवारों को बिजली के फ्री में कनेक्शन मिले। फ्री में कनेक्शन का मतलब वहां तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया गया, बिजली की लाइन पहुंचाई गई और तब जाकर के फिर यह सुविधा वहां पर प्राप्त हुई। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना हो, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए और अन्य युवाओं के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, महिलाओं के लिए तमाम अन्य योजनाएं, जीवन ज्योति की योजना हो, या फिर मातृवंदना की योजना, या अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। क्या श्रमिकों के जीवन का हो, क्या बुजुर्गों के लिए हो, क्या सैनिकों के लिए हो, वन रैंक वन पेंशन की योजना हो, ये सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, पूरे देश के लिए बनाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का रहा हो, चाहे वह विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम, विरासत को सम्मान कैसे देना है यह भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो योगी सरकार 2.0 के 6 महीने की उपलब्धियां आपको बता रहे हैं। अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया है, धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउडस्पीकर हटा दिए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत योगी सरकार ने करी है। तो वहीं 27 नवीन मंडियों का आधुनिकीकरण भी हुआ है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन
योगी सरकार ने किया, तो वहीं अवैध मादक पदार्थों के सौदागरों पर भी शिकंजा कसने का काम किया है। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार के 6 महीने पूरे होने पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी और आभार भी जताया। उन्होंने कहा, योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों में भय का माहौल है। सरकार के 6 माह के पूरे होने पर मैं प्रदेश के आम जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। हर स्तर पर आम जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की जो योजनाएं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। अपराधियों में आज भय है, आम जनमानस अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, महफूज महसूस कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं और प्रदेश के आम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, बता रही है कि 6 महीने में उन्होंने क्या कुछ किया, तो विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष निशाना साध रहा है। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे होने पर जहां एक तरफ बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 6 महीने में यूपी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ गई और प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बच्चों की फीस बढ़ी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई, चारों तरफ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़े। 6 महीने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही तो हुआ है। तो वहीं सपा ने निशाना साधा, तो कांग्रेस पीछे कैसे रहती। सरकार के 2.0 के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं और कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा की सरकार ने 6 महीने जरूर पूरे किए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में चर्चाएं किसी बात की हुई हैं तो बेरोजगारी की हुई है, महंगाई की हुई है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार को भुगता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़े हैं उसकी चर्चा आम हो गई है और उसको मुहर लगाई है इस 6 महीने पूरे करने वाले सरकार के मंत्रियों ने, जो अपने आप में भ्रष्टाचार को प्रमाणित करते थे। मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की, कई सारे विभागों की जांच स्वयं मंत्रियों ने की, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने उत्तर प्रदेश में कष्ट भोगा है, भ्रष्टाचार सहा है, बेरोजगारी सही है और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने 6 महीने काटे हैं तो आम जनता ने 6 महीने कष्ट के भोगे हैं। इस सरकार ने पूरे कार्यकाल में ना तो कोई बिल्डिंग बनाई है, ना कोई भवन बनाई है, ना कोई योजनाएं दी हैं जिसे खड़े होकर बता सके अपनी है। अगर सरकार ने कुछ किया है तो नाम बदलने का काम किया, नाम बदलने को भाषण में विकास बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 126वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पित किए और उनको नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चारबाग में दीनदयाल स्मृतिका में पुष्पांजलि के बाद अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ साथ तमाम अन्य लाभार्थियों को भी उपहार वितरित किए हैं। आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनका स्मरण करते हुए उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पंडित जी ने आजादी के बाद के पहले दशक के अंदर जो दर्शन दिया वह आने वाले समय में
सरकार की मार्गदर्शिका ही बन पाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत स्पष्ट कहना था कि प्रगति का माप आर्थिक रूप से संपन्न या आगे की पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ही की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया जब स्वतंत्र भारत में पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री से हट करके भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए की सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। पहली बार कोरोना जैसी आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मिली, तो एक गरीब भी उपचार के भाव में नहीं मरेगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये सब इसलिए साकार हुआ क्योंकि हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात की प्रेरणा हमें दी और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति सरकार की संवेदनाओं को झकझोरने का जो कार्य उन्होंने 5वें और 6ठे दशक में किया था, उसे साकार करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उसे वास्तविक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। मथुरा के फरह इलाके में दीनदयाल धाम में चल रहे मेले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव के मौके पर आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुई। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को स्थानीय नेताओं ने पटुआ पहनाकर उनका स्वागत भी किया। हम गहराई से देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है, गहराई से पढ़ने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है और पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब हम हमारी प्राइमरी स्कूलों में, केजी में, मतलब आंगनबाड़ी में, हाई स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो विचार थे वो विचार के अनुरूप हम हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी आज चलती है मित्रों। मैं तो शिक्षा के साथ 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद 10 साल गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में काम किया। इसके बाद 8 साल से यूपी मध्य प्रदेश में काम कर रही हूँ। क्या हम लोगों ने कभी गहराई से देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस के पास एक अहम सुराग मिला। वो है बैराज का सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में लड़की बाइक पर पुलकित के साथ बैठी हुई नजर आ रही है। बाइक बैराज के बैरिकेड्स के पास जाकर रुकती है। उसके बाद एक स्कूटी आती है जिस पर अंकित और सौरभ थे और फिर चारों निकल जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद लड़की की हत्या को अंजाम दिया गया और तीनों आरोपी वापस रिजॉर्ट आ गए। इस दौरान मृतका अंकिता भंडारी के पिता ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुझसे कहा कि हमने एसआईटी गठित कर दी है, ऐसे में जल्द ही केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी तभी मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। तो वहीं फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, प्राइमरी
रिपोर्ट में अंकिता भंडारी की मौत से पहले उसके साथ मारपीट की पुष्टि हुई है। और कहाँ पर इसको डेड बॉडी मिला है वो सारा जहाँ पर आज हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहाँ पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया है। हम अभी बिकॉज हमारा एविडेंसेस कैसे हमें मिल रहा है वैसे हम आगे बढ़ेंगे बट हम पूरा कोशिश करेंगे बिकॉज इसमें अभी तक हमारा विवेचना में हमें कितना हमने प्रोसीड किया है उसमें लगा है उस लड़की के साथ कुछ तो मतलब घटना हुआ है। सो हमारा प्रयास पूरा रहेगा, हम कितना भी एविडेंस है सभी हम कोर्ट के सामने पुटअप करेंगे, कितना भी विटनेसेस है उनको हम कोर्ट के सामने ले आएंगे। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा 100% कितना भी अक्यूज्ड है इसमें सो उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार अपने बहन का देह संस्कार कर। हमारी बात चल रही है, अब उनका ठीक है प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि अब पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। मैं हमारी बात वहाँ चलिए, जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे का काम होगा। और परिजनों ने आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं, तो आशा है कि आज जल्दी अंतिम संस्कार वाले लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। बड़ी खबर, अंकिता को इंसाफ के लिए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन चल रहा है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद है। अंकिता को इंसाफ के लिए नारेबाजी की जा रही है। फिर चाहे वो विपक्ष हो या फिर आम जनता, हर कोई हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज मुखर कर रहा है कि अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम तस्वीरों के साथ में देखिए। हालांकि कल ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद पीएम रिपोर्ट सामने आई है और जिसको कि लेकर के अंकिता के भाई ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें डाउट है और वो फाइनल रिपोर्ट चाहते हैं पोस्टमार्टम की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अंकिता के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं परिजन, सुनिए। पिताजी ने सभी से अपील की है। अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप कृपया सब लोग जो है, क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, जो अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी, सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सजा दिलाने की बात हो। नहीं, उनके पिता। तो आपने सुना, सीएम धामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि तफ्तीश के दौरान कोई भी कोना, कोई भी कॉर्नर हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है कि दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।